गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सब लोग लाइव में आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक, चलिए। पिछले क्लास में हमने जितनी चीज़ों को पढ़ा था हम आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में आप सब ने देखा था कि हमने कहना चाहिए कि एमसीक्यू कवर कर रहे थे। हम लोग रिवीजन सीरीज चल रहा है हमारा। तो इस एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों ने 30-40 प्रश्न पिछले क्लास में कवर किए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई थी। कॉन्सेप्ट रिच क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में डायरेक्ट पूछे हुए सवाल है। तो ये मान के चलिए कि इसी पैटर्न के प्रश्न आप लोग को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साथ में आजकल कथन कूट कारण वाला एक नया ट्रेंड आ गया है। तो देखो, वो प्रश्न भी आप तभी बना पाओगे जब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट बेहतर हो। तो हमको दोनों पे काम करना है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी बेहतर करेंगे और ये जो कथन कूट कारण वाला जो आपका डर रहता है उसको भी हम डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि कूट कथन कारण पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती है। चलिए, सभी का स्वागत है। सब लोग लाइव में आते जाइए, जुड़ते जाइए। मैथ्स में जो बैंकिंग वाला पार्ट है, अलजेब्रा वाला पार्ट है, ठीक है, और ग्राफिकल मैथमेटिक्स वर्ग 2 मैथ्स में ये चीजें हैं। तो मैं आज से मैथ्स 3 स्टार्ट कर दूंगा। अभी क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस सर ले रहे थे। ठीक, तो जो जो मिसिंग पार्ट है लाइक अलजेब्रा पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। उसमें 2-3 यूनिट है, इंटर रिलेटेड यूनिट है, वो खत्म होंगे। देन आफ्टर फिर अब तो बचा नहीं है ज्यादा। ठीक है, मतलब जो मैंने स्टेटमेंट दिया है कि उस डेट से पहले सारी चीजें हो जाएंगी, तो आप भरोसा रखिए हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आज रीजनिंग का क्लास होगा। अरे बिल्कुल, अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और हड़बड़ हड़बड़ अपने को थोड़ा जीवन में ज्यादा हो गया है। चलिए, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। तो पिछले क्लास में हमने जहां तक चीजों को कर लिया था वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी बातें आपने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी, है ना। चलिए, आज फिर और कुछ नए सवाल, अच्छे सवाल आपके बीच में आते जाएंगे। और ये एमसीक्यू सीरीज एकदम एग्जाम तक आप लोग का कंटिन्यू चलेगा ना। तो खूब सपोर्ट करना है, खूब इसको रिस्पांस देना है, तभी तो मेरी भी एनर्जी बने रहेगी जी। कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक हो गया है ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग को क्या दे रहा है? सर सवाल देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में साफ कह रहा है कि जीवन, अस्तित्व, संघर्ष और उत्तरजीविता का एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? ये स्टेटमेंट किसका है? ये जो स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है ना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में काउंट हो जाता है। कारण यही हो जाता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर चीजें आप लोग को पता है तो आप बना पाओगे, नहीं पता है तो फिर वहां पर आप लोग काम नहीं चल पाएगा। तो मेरे भाई, जीवन, अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता का एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये स्टेटमेंट किसका है? वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोग को। सभी लोग आंसर दीजिए। रीजनिंग की क्लास रेगुलर होगी मित्र, परेशान मत होइए। ज्योग्राफी का थ्योरी अभी आप इतना सारा तो अपलोड हुआ है जी, देख लेता हूं मैं भाई, किसी बैच में अगर नहीं हुआ होगा तो। ठीक, और जो जो मिसिंग पार्ट है वो तो होना ही है। देखो, आप लोग जिस भी बैच में रहते हो ना, पहले उस बैच का नाम लिख के आप मैसेज किया करो, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ग 2 की ही नहीं भी होगी तो 20 बैच चल रही होगी, है ना। तो आप बैच का नाम लिखा करो कि भैया ये वाला बैच है मैं, और उसके बाद इसमें ये टॉपिक देख लीजिएगा सर, ऐसा लिखा करो। और वो ऐसे आप खाली लिख दोगे कि तत्सम तद्भव नहीं हुआ है, तो भाई वो मेरे को देखना पड़ेगा ना कि किस एब्सोल्यूट बैच में वो नहीं गया है, हो जाता है मिसिंग। ठीक है, क्योंकि अब तो सब्जेक्ट वाइज भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। चलो ठीक है, अब मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। कारण ये है क्योंकि फिर पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, लास्ट में फिर जो भी आप लोग का कमेंट रहेगा उस पर ध्यान दे देंगे। सर सवाल पूछा गया था जीवन अस्तित्व के संघर्ष। भाई सीधी सी बात है, अस्तित्व का संघर्ष मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट।
है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यही है अस्तित्व का संघर्ष कि भैया जो सबसे ज्यादा योग्य है, जो सबसे ज्यादा फिट है, वही सरवाइव कर पाएगा। जंगल का सीधा नियम, कमजोरों के लिए जीवन का अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, जंगल का नियम है ना भाई, कि भाई हिरन है या कोई छोटा जानवर है जो कमजोर है, तो उसको कोई ना कोई शिकार बना ही लेगा। ठीक है, बल्कि शेर, चीता, इनके भी जो छोटे बच्चे होते हैं जो कमजोर रहते हैं, उनको भी लकड़बग्गे खा डालते हैं, निपटा देते हैं। तो जो योग्य है या जो सक्षम है वही जी पाएगा। और ये नियम किसने दिया था? महान चार्ल्स डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है बाल विकास में वातावरण की भूमिका खाली स्थान के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। भैया किसकी भूमिका? वातावरण की भूमिका। भावगत प्रवृत्ति के द्वारा, व्यक्तित्व की प्रवृत्ति के द्वारा, प्राथमिक प्रतिक्रिया के द्वारा, या आदत निर्माण के द्वारा। तो सर बाल विकास में वातावरण की भूमिका खाली स्थान के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। वातावरण मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट्स। ठीक है, बी वर्मा जी कौन सा सब्जेक्ट का बोल रहे हैं? एक काम करता हूँ मैं ना, थोड़ा सा ये आप लोग का मैसेज को फोटो ले लेता हूँ, फिर मैं आज देखूंगा, आज मैं खुद ही बैठूंगा और मैं खुद ही अपलोड कर दूंगा। स्टाफ लोग को नहीं बोलूंगा, उन लोग से गड़बड़ हो जाता है। चलो आप परेशान नहीं होना दोस्तों। ठीक, अब हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ जी, तो किसके अंतर्गत आएगा? 42 में क्या आंसर आएगा? बाल विकास में वातावरण की भूमिका के ऊपर ये सवाल पूछा गया था, तो ये क्या है सर? तो भैया एक बात समझिए, वातावरण की भूमिका खाली स्थान के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है। ये है सर हमारे आदतों का निर्माण से, क्योंकि हमारी जो आदतें होती हैं वो वास्तव में हमारे अभ्यास और अनुभव को ही क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अब मेरी आदत है जिम जाने की, तो स्वाभाविक सी बात है वो मेरी एक आदत बन गई है, तो वो मेरे अभ्यास, मेरे अनुभव को प्रदर्शित कर रही है, और एक समय के बाद वो मेरे शारीरिक रूप से प्रतिबिंबित भी होगी। ठीक है, आपकी आदत है रोज भी 8 घंटा पढ़ाई करने की, तो वो एक न एक समय के बाद आपको क्या करेगा कि रिफ्लेक्ट करेगा, इमेजिनेशन आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, हाँ कभी एक साथ दो क्लास चलता है, क्योंकि अभी सभी टीचर्स का ज्यादातर सुबह ही क्लास हो जा रहा है। आपका भी यही डिमांड रहता है कि सुबह में ही क्लास हो, और क्लास ज्यादा हो जाती है। चलिए, मगर अब आगे से नहीं होगा, उस चीज पे हम काम कर ही रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? ठीक है, आगे से नहीं रहेगा। ठीक है, वो इंग्लिश वाली मैम का तबीयत बीच में खराब था, तो वो थोड़ा जल्दी आके क्लास ले लेती थी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति है, रूपांतर है, प्रतिपगमन है, या जैसे पैदा होता है वैसा है? तो कौन सा पूछा गया है कि आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो भाई देखो, प्रगति, प्रगति जो रहेगा, जो डेवलपमेंट रहेगा, वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा। वो आनुवंशिकता, कोई बच्चा जो आनुवंशिक रूप से ही डेवलप होके आया है जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, पूछ रहा है सिगमंड फ्रायड द्वारा, क्या पूछा गया सर? सिगमंड फ्रायड द्वारा मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था में शामिल नहीं है? चलिए जल्दी से बता दीजिए। क्या वो फैलिक अवस्था थी? सर ये था। एनल अवस्था भी था, लिटेंसी स्टेज भी था, एडिपस कॉम्प्लेक्स स्टेज सिगमंड फ्रायड की चार अवस्थाओं, सॉरी अवस्थाओं के अंतर्गत नहीं था। ठीक है, अच्छा ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा, ये दोनों के नाम भी याद रखना कि भैया पुत्री जो होती है, बेटी जो होती है, उसका स्नेह पिता के प्रति ज्यादा होता है, इसलिए बेटियों को हम पापा की परी बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पे जो पुत्र होता है उसका स्नेह माता के प्रति ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं ना बेटे माँ के लाडले हैं। ठीक है, बीच में एक आया भी था ना, पापा की परी और वो क्या माँ के लाडले तो वही चीजें हैं। तो ये होता क्यों है? पिता का, सॉरी, पुत्र का स्नेह माता के प्रति, पुत्री का स्नेह पिता के प्रति, इस पे कई बार सवाल पूछा जाता है। तो इसमें एक्चुअल में हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो बालिकाओं में कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं? ओडिपस की, इलेक्ट्रा, जल्दी से बताइए, जिसके कारण पिता के प्रति उनका स्नेह ज्यादा होता है। ठीक है, इस पे सवाल पूछा है, याद रखना, इलेक्ट्रा। और बालकों में कौन सा रहेगा?
ठीक है, बालक और बालिका दोनों में याद रख लेना, ऑडिपस और इलेक्ट्रा जो रहेगा, बालिकाओं में इलेक्ट्रा और बालकों में ऑडिपस। इस ग्रंथि के कारण अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन का फैक्टर ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए, सिगमंड फ्रायड की टोटल कितनी अवस्थाएं थी सर? 5 अवस्थाएं थी जो उन्होंने दिया हुआ था, जिसमें से एक आपका ऑडिपस इलेक्ट्रा वाला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अभिगृहित करता है, ठीक है, तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, ऐसे जीन्स को आप क्या बोलोगे? तो सर इन्हें हम एलील बोलते हैं। इन्हें हम क्या नाम देते हैं सर? एलील्स। मतलब दो सेम टाइप के क्रोमोसोमल जीन्स जिसमें अधिकृत करता है, समान गुण को नियंत्रित करता है, ये क्या कहलाएगा? एलील के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजी में इसको आप पढ़ते भी हैं। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है दोस्तों? तो वो कौन सा हो जाएगा? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था एक समान रूप से, उल्टा बोल दिया क्या मैं? ठीक है, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्या ये बात सही है कि नहीं है? कि समान रूप से सभी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है? विकास का प्रारूप पूर्वानुमेय हो सकता है, हाँ ये बोल सकते हैं। बोलते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। विकास से व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल। पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट में चेंजेस है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई अदर एक्टिविटी में अच्छा होगा। विकास परिपक्वता सीखने का परिणाम है, ये बात भी सही है। अच्छा, ये बात सही नहीं है। कारण क्या है पता है? ये गलत हुआ। गलत इस नाते हुआ कि विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। आप सब लोगों को पता है कि भैया आज हम लोग अगर एक दिन का खाना नहीं खाएं या 2 दिन खाना नहीं खाएं, भूख हड़ताल पे भी बहुत से लोग चले जाते हैं, 20-20 दिन तक नहीं खाते हैं, 100-100 दिन तक नहीं खाते हैं, तो भी हम जी जाते हैं। बट अगर एक छोटा शिशु है, छोटा बालक है, नवजात बालक है, अगर उस समय उसको सही पोषण ना मिले 2 दिवस तक, तो हो सकता है उसके प्राण ना बचे। तो विकास के लिए जब माता के गर्भ में है, गर्भावस्था है, ठीक है, उस शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल होती है। फिर जब बच्चा जन्म लेता है, शुरुआत के 5-6 महीना उसके लिए, और उसको मतलब समय कालक्रम के अनुसार आप देख रहे हो कि भैया जो महत्वपूर्णता का जो स्तर है वो बदल रहा है। ठीक है, तो विकास समान रूप से हर जगह महत्वपूर्ण है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मीना वर्मा जी बोल रही हैं कि पीडीजी मैथ्स वाला एमसीक्यू कराने। मीना जी, एक टेस्ट का पोर्टल बना रहा हूं मैं, ठीक है, उसमें पूरे चैप्टर्स आपके जाएंगे। हर चैप्टर पे इंडिविजुअल 80-100 क्वेश्चन होंगे, हर इंडिविजुअल चैप्टर पे, और पूरे एमसीक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन आज या कल से ही लाइव शुरू हो जाएंगे मेरे द्वारा। ठीक है, अब देखो, पूरा जीत फाउंडेशन स्टाफ मिलके भी कंटिन्यू काम कर रहा है। अब इधर से मेरी क्लासेस अलग से जाएंगी थोड़ा एग्जाम के समय में, और ये आजकल से ही चालू हो जाएगा मीना जी। ठीक है, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, सीडीपी तो अभी मैं ले ही रहा हूँ। ठीक है, तो जितना भी हम चीजें पढ़ लिए हैं, अब हम उसके रिवीजन मोड में आ गए हैं, तो लगातार चीजें हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। तो विकास हर समय एक समान नहीं होता है भाई। अवस्थाओं का जो उपयोगिता का स्तर है वो समय समय पर बदलते रहता है। चलिए नेक्स्ट अगला है, विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत ने दिया था? भाई नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया था? भाषा विकास। बाकी नैतिक विकास किसने दिया है? तो सर कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक, अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तो इसमें नाम लेंगे हम किसका? जीन पियाजे साहब का। इसके अलावा भी आप लोग 2 और लोग का नाम लेते हो संज्ञानात्मक विकास में, किसका किसका? तो सर लेव वाइगोत्स्की का भी लोगे, लेव वाइगोत्स्की। साथ ही साथ में जेरोम ब्रूनर का भी नाम लोगे। ये तीनों के तीनों लोग किस में थे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में थे। ठीक, और नैतिक विकास में कोहलबर्ग के साथ आप जीन पियाजे का भी नाम लेते हो, क्योंकि कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांतों को क्या किया था? कॉपी करने का काम भी किया था। ठीक है, इसलिए उन दोनों में आलोचना भी होते रहती है। अरे कीर्तन, एक एक टॉपिक खोज खोज के ला रहे हो क्या रे? ये देखा करो ना कि 90% तक तो सिलेबस हो गया है ना, अब तो पढ़ाना छोड़ दिए हैं क्या? बैच बंद हो रहा है कल? एक एक तो खोज खोज के ला रहे हो, कापरकर संख्या नहीं हुई। अरे
कितनी खुशी की बात है कि 90% हो गया, हाथ में इतना समय है, इतना ज्यादा समय है। हमको खुद पता है क्या क्या नहीं हुआ है, होगा ही होगा। सिलेबस में एक एक चीज जो मेंशन, आप लोग बड़ा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। जितना सिलेबस हमारी ओर से अभी अपलोड हुआ है ना, जिस पैटर्न पे हुआ है, मैं उम्मीद दिलाता हूँ ये इतना तो आप कहीं देख ही नहीं सकते। इसका आधा भी हो गया होगा तो बड़ी बात है। जो जो मिसिंग टॉपिक है सिलेबस का, एक एक छोटा छोटा कोना कोना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो हर हाल में होगा। थोड़ा पेशेंस रखो यार। पढ़ा रहा हूँ क्या, तुम लोग करते क्या हो यार। ठीक है। रीजनिंग का एमसीक्यू आप कराइए। हाँ हम ही कराएंगे, और कौन कराएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताइए। रात को तो 2-2:30 बज गया था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा खासा था। मैं सर अभी थोड़ा सा सीडीपी का लाइव ले रहा था ना। ठीक है हाँ। चलिए नेक्स्ट। एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। एक बालक की वृद्धि में, रात रात भर तो एक तो भाई कंटिन्यू काम करना पड़ रहा है, मीटिंग्स हो रही है। कल की मैं बता रहा हूँ, कल एक नॉर्मल मीटिंग्स पे गए थे, वो लगभग स्टार्ट ही 12:30-1 बजे के बाद हुई थी। कैसे बोलोगे, कर ही रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लगभग आके घर 3-4 बजे सोए, और फिर सुबह 7-8 बजे से जगे हैं। इसलिए थोड़ा तबीयत भारी लग रहा है। एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है पूछा गया है। पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा और अविश्वास या अंधविश्वास है ये। ठीक है, तो भैया बालक की वृद्धि में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा आप जल्दी जल्दी सवाल पढ़ते हैं। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है सर। कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। भैया देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया, 0 साल से लेकर 15 साल के बीच के बच्चों पर बात किया, तो ये बाल विकास में तो बिल्कुल महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माने जाएंगे। अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण अधिगम का सिद्धांत दिया या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, और ये किस अवस्था में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो सर बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में आप देखते हैं कि हमारा जो, जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, हम उसके जैसा बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे अब्दुल कलाम पसंद है तो हम अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहेंगे, किसी को विवेकानंद पसंद होंगे, किसी को गांधी जी पसंद होंगे, किसी ने सुभाष चंद्र बोस को अपने मन में बैठाया होगा। तो ये अनुकरण आज की डेट में हम किसी को फॉलो नहीं करते। ठीक है, आज के डेट में हमारा स्वयं का व्यक्तित्व है, स्वयं की ही अपना एक अलग अस्मिता है। तो ये अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये भी बालकों पे ही लागू होता है। ठीक है, लय वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास की बात की। सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का सर्वांगीण विकास होता है। जेरोम ब्रूनर, सॉरी, अब्राहम मैस्लो ने मानवतावाद, यथार्थवाद, मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत दिए जो आध्यात्मिकता पर आधारित रहे, मानवता पर आधारित रहे। और मानवता आध्यात्मिकता का जो ज्ञान है वो बच्चों को तब आएगा जब वो मेच्योर हो जाएंगे, उनके पास एबिलिटी ऑफ थॉट होगा। तो भाई ये तो कहना चाहिए कि प्रौढ़ावस्था में आप लोग ज्यादा देखोगे। तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो ने बच्चों पे काम नहीं किया था, बाकी सबने बच्चों पे काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों को हेरेडिटी का एनालिसिस कराना है तो कौन सी विधि वैध नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों से सवाल पूछ दिया गया है, जल्दी से बता दीजिए। जुड़वा बच्चों का अध्ययन करना, अभिभावक और बालक का विश्लेषण करना, या फिर दत्तक ग्रहण अध्ययन करना, मतलब दत्तक पुत्र का अनुवांशिकता के अंतर्गत जो फैमिली ट्री बनती है ना, उसमें एडॉप्टेड चाइल्ड को भी कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी अनुवांशिकता के अध्ययन के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा नहीं होगा, समवयस्क समूह का अध्ययन करना, कि बच्चा के जो 4 मित्र हैं क्या वो उसके अनुवांशिकता के अंग हैं, तो बिल्कुल नहीं है भाई। 4 मित्र 4 अलग अलग परिवार से हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा होता है कंप्लीट। अभी और प्रश्न करेंगे, 50 प्रश्न लगातार रहेंगे, तो एकदम निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, दिस इज सीडीपी MCQ 1 ना, इसको हम 1 नाम दे देते हैं। चलिए, मैं PDF को भी तुरंत शेयर कर ही दिया रहता हूं।
अब चलिए, अब और कुछ प्रश्न देखेंगे हम लोग। आ जाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी से सेशन में जुड़ते जाइए और खूब जोर से हम लोग को अभी आंसर को रिप्लाई भी करना है। सब लोग अपने अपने आंसर भी बिल्कुल मार्क करते हुए चलेंगे, रिप्लाई करते हुए चलेंगे, कोई पीछे नहीं छूटेगा भाई। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाँ, मैं ही कवर करूंगा प्रियांशु सिंह, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आज से ही क्लास मेरी उठ जाएगी। ए भाई उठ जाना। हाँ, चलिए आ गया। वह एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली, अच्छा ये आज सिंगल हिंदी लैंग्वेज में है, कल से जो एमसीक्यू रहेगा ना वो मैं बाईलैंग्वेज रखूंगा। ठीक है, चलो। वह एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए, जो दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, इसका मतलब जो हमको सामने से दिखता है, जो हमको सामने से दिखता है, सामने से दिखता है का मतलब क्या होता है? जैसे अपनी हाइट दिखती है, स्किन का कलर दिखता है, बालों का रंग, आंखों का रंग दिखता है, ये दैहिक है। मतलब एक तो भैया हमारा शारीरिक है, दूसरा ये दिखाई देने वाले कैरेक्टर हैं। बट हमारे अंदर हमारा लीवर कितना हेल्दी है, हमारे किडनी कितनी हेल्दी है, ये हम देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो आप सब पता है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं खाली स्थान के रूप में जानी जाती है। इनको आप क्या नाम देते हैं? तो याद रखिएगा सर, बायो का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसे हम क्या नाम देंगे सर? फिनोटाइप। क्या नाम देंगे सर? फिनोटाइप। ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीनोटाइप जो रहता है वो जेनेटिक से जुड़ा हुआ है, अनुवांशिकता से जुड़ा हुआ है। उसको आप कैसे देख पाओगे? वो सामने से नहीं आता ना। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? किस परिप्रेक्ष्य में बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली? पूर्व व्यवस्थित प्रणाली मतलब देखो, हम लोग इंसान जैसे दिखते हैं, होमोसेपियंस, हमारे पूर्वज भी वैसे ही दिखते होंगे, इसलिए तो आज हम लोग ऐसे दिखते हैं। सांप अलग दिखता है, उसकी शारीरिक संरचना अलग होती है, भेड़िए की शारीरिक संरचना अलग होती है, इंसान की अलग होती है। और ये सब किस पे डिपेंड करता है सर? जैविक पे। किस पे करता है सर? जैविक पे। एक विशिष्ट क्या हो रहा है? शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्वावस्था प्रणाली बन रही है। जैसे इंसान है तो इंसान के 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक ही नाक होगा, यानी कि 2 नाक अलग से मिल जाएगा उसको। क्या हो रहा है ये? ठीक, 2 कान होंगे, 4 कान होंगे नहीं। पर बहुत से ऐसे जीव हो सकते हैं, या 2 पैर होंगे, बहुत से जीव के 8 पैर होते हैं। मकड़ी में देख लो, कॉकरोच में कॉकरोच नहीं, वो हाँ कॉकरोच भी देख ही लो। ठीक, तो सब में ये सब क्या है सर? एक अंदर शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्वावस्था प्रणाली को दर्शाता है, वो उसकी जैविकता के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ये क्या आंसर दिया जाएगा सर? परिपक्वता परिपक्वता के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। ये क्या है सर? डेवलपमेंट है, विकास है। क्योंकि विकास के अंदर आप सबने पता है कि जीन पियाजे ने बताया कि क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है, चरणबद्ध तरीके से, है ना। सर्वेदिगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 चरण उन्होंने बना दिए, है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज सॉरी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेट और एब्स्ट्रैक्ट स्टेट। ठीक, चलिए, तो प्रगतिशील परिवर्तन होते रहते हैं, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? विकास। विकास के अंदर मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक सारी चीजों को सम्मिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न कूट कथन वाला है, सभी लोग ठीक से जवाब दीजिए। क्या प्रश्न पूछ दिया गया है भाई? तो प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथन असत्य है सर? इनकरेक्ट है, ठीक है, सही नहीं है। कौन से कथन असत्य हैं? चलिए सब लोग जवाब दीजिए, कौन से कथन असत्य हैं? यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एकीकृत रूप पूर्ण के रूप में विकसित होता है। कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है, चलिए बताइए। फिर विकास की एक पहलू में किसी समस्या के दूसरे पहलू को प्रभावित करने की संभावना होती है।
विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन असत्य है? देखो, पहली बात तो यह है कि ये तो पक्का असत्य है। ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, बल्कि भाई प्रत्येक बच्चा सच में अद्वितीय है, और वो आपको समझना पड़ेगा। अब विराट कोहली के घर वाले अगर उसको मारते पीटते रहते, नहीं तू पढ़ने में क्यों नहीं अच्छा है, या सचिन तेंदुलकर को पनिश किया जाता उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स के द्वारा, तो क्रिकेट का गॉड मिले नहीं रहता इस दुनिया को। ठीक है, तो हर बच्चा अद्वितीय है, पढ़ने में बेहतर ना हो, सचिन मैट्रिक में फेल हुए हैं, ठीक है, बट आप देखिए तो भगवान, भारत में दो ही लोग भगवान हुए, एच सी वर्मा और सचिन तेंदुलकर, अपने अपने फील्ड गए। क्लियर? चलो, तो हर बच्चा अद्वितीय है और आपको वो बात समझनी पड़ेगी। तो पहला तो पक्का से क्या हो गया सर, यहाँ पर गलत हो गया, मतलब असत्य में गिना जाएगा। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब आगे और देखते हैं। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, इंटीग्रेटेड कंप्लीशन के रूप में विकसित होता है। भाई ये भी गलत है, क्योंकि विकास आप सब लोगों को पता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। बच्चा शुरुआत में ही सारी चीजें उसके अंदर डेवलप रहेंगी, उसके अंदर इमोशनल, सोशल, मेंटल, फिजिकल, सारा डेवलपमेंट एक साथ हो रहा है क्या? नहीं, सबकी अलग अलग टाइमिंग है। कोहलबर्ग ने साहब कहा है नैतिक विकास 3 साल के बाद ही शुरू होगा, है ना। सामाजिक विकास बच्चा जब थोड़ा सा मेच्योर होने लगेगा 5-7 साल, तभी शुरू होगा। सब एकीकृत रूप से, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रहे, मतलब ये बात भी क्या है, असत्य है। मतलब ये वाला ऑप्शन भी खत्म ही हो गया। तो जवाब क्या ले लेना है? ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो 4 में आप लोग आंसर ए लीजिए। 1 2 3 रॉन्ग है। आओ, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाई प्रकृति मतलब ये देखो, रीट में भी आया है, सीटेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। प्रकृति और पोषण विवाद, अनुवांशिकी और वातावरण। क्यों? क्योंकि प्रकृति को ही आप अनुवांशिकी, हेरिडिटी बोलते हो, और पोषण को आप लोग क्या नाम देते हो? वातावरण का नाम देते हो। ठीक है, तो ये आंसर हो गया अनुवांशिकी और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जल्दी से। एक मिलान वाला प्रश्न दे दिया गया है, और बढ़िया प्रश्न, एक प्रश्न से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सर विकास के सिद्धांतों का नाम दिया गया है और सिद्धांतों का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। सर समीप दूराभिमुख दिशा, ठीक है, सिर पराभिमुख दिशा, अंतर्वैक्तिक विभिन्नताएं, अंतरावैक्तिक विभिन्नताएं। भैया सिर पराभिमुख दिशा का मतलब सिर से पैर के क्रम में विकास होना, जिसको सेफिलोकॉर्डल के नाम से जानोगे। समीप दूराभिमुख दिशा का मतलब क्या होता है कि भैया शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि होना, प्रॉक्सिमोडिटल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पहले का चौथा, पहले का चौथा और दूसरे का पहला। ये तो ऑप्शन हम लोग अगर देख रहे हैं, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बाकी भी अपने आप मैच कर जाएंगे। कि भैया अगर पूछा जाए अंतः वैयक्तिक विभिन्नताएं, तो इसमें क्या होता है सर, इसमें विभिन्न बच्चे को एक साथ लेना पड़ेगा, उनकी वृद्धि दर अलग अलग रहेगी। अंतरावैयक्तिक मतलब एक इंसान के बारे में बात हो रही है, तो किसी एक बच्चे के विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र से भिन्न हो सकती है। बच्चा सामाजिक रूप से तो बहुत ज्यादा विकसित है, बहुत अच्छा सामाजिक प्राणी है, बट हो सकता है शैक्षिक रूप से उसका विकास उतना ना हुआ हो, या शैक्षिक रूप से बहुत ज्यादा विकास है बट उसमें इमोशंस नहीं है, संवेदनात्मक विकास नहीं हुआ है। जैसे बड़े अधिकारियों में रहता है ना, इमोशंस एक टाइम के बाद मर ही जाता है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान, सर विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है, तो हर बच्चा जानता है सर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? सर कौन से फैक्टर्स हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट को एक्सचेंज करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं? तो सर खेल और व्यायाम से भी शारीरिक विकास होता है, वातावरण भी शारीरिक विकास पर निर्धारित होता है कि भैया हम जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, जहाँ के क्लाइमेट में हम हैं, उसका हमारे शरीर पे असर पड़ेगा। अब चाइना वाले आप देखते हो सेम हाइट के, सेम एक जैसे दिखते हैं, बच्चे पापा नहीं पहचान पा रहे, सबको मोहल्ले में पापा बोल रहे हैं, चाइना में एक ही जैसे दिखते हैं ना। ठीक, तो वातावरण का असर पड़ा। वहीं पर आप देखिए जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनकी हाइट कितनी अच्छी लंबी रहती है, 6 फीट के ऊपर ही सारे के सारे रहेंगे, चाहे मेल हो या फीमेल, क्योंकि वहां का क्लाइमेट कंडीशन वैसा है। ठीक है, तो वातावरण का असर भी पड़ रहा है, व्यायाम और खेल का तो असर पड़ता ही है, वंशानुक्रम का भी पड़ ही रहा है, इसलिए जवाब क्या लिया गया सर? ऑप्शन नंबर
सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है? सभी प्राणियों में तथा जन्मजात प्रकृति होती है, केवल चूहे तथा बिल्लियों में, केवल कलाकारों में, या सभी केवल मनुष्य में? तो भाई मूल प्रवृत्ति ना सभी प्राणियों में जन्मजात रहती है ना। अब शेर का बच्चा बचपन से, जब से पैदा हुआ है ना, तब से वो घास खाने लग जाएगा? नया ट्रेनिंग दे दोगे घास खाने का? संभव नहीं है। ऐसे ही गाय के बच्चे को ट्रेनिंग दे दोगे मांस खाने का? वो भी संभव नहीं है ना। हिरन का बच्चा या बछड़ा जो रहेगा वो मांस नहीं खाएगा, और शेर का बच्चा घास नहीं खाएगा। तो बचपन जन्मजात से इन बिल्डेड उनके अंदर क्या है? मूल प्रवृत्ति है। इसलिए मूल प्रवृत्ति क्या है? जन्मजात है, प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए। सृजन शास्त्र के जनक कौन? क्यूरियोसिटी के डेवलपर कौन? ठीक, चलो। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया है, चलो मैं देखूंगा ना। ये है सर क्रो एंड क्रो। कौन है सर? क्रो एंड क्रो। बाकी वुडवर्थ जो रहे हैं उन्होंने अनुवांशिकी और वातावरण का संबंध बताया था विकास के लिए। मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार किसने दिए हैं? तो भैया मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार विलियम मैकडूगल ने दिए हैं। ठीक है। जेम्स ट्रेवर सृजनशीलता के लिए जाने जाते हैं। थॉर्नडाइक प्रयास संतुष्टि का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, है ना, उद्दीपन अनुक्रिया, ये सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं। और अधिगम के सिद्धांत के प्रणेता भी हैं। कौन? थॉर्नडाइक। शैशवावस्था का समय क्या है? तो सर जन्म से लेके 2 साल। जन्म से लेकर 2 साल। नेक्स्ट है विकास के पूर्व संक्रियात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी नामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सब किसका दिया हुआ है? जीन पियाजे जी का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, युयुत्सा क्या है? सवाल आ चुका है आप लोगों में भी। युयुत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार के पढ़ते हैं। सभी मूल प्रवृत्ति और उनके जो संवेग हैं और जो मूल प्रवृत्ति हैं, दोनों को याद रखना। पहले संवेग आता है, फिर उसके बाद एक्शन के तौर पे मूल प्रवृत्ति आती है। जैसे हमको भय लगा, तो भय लगा तो हम उस जगह से पलायनित होंगे। ठीक है, तो पहले संवेग आया भय, और फिर मूल प्रवृत्ति के रूप में हमने क्या देखा? सांप देखा, भय लग गया, तो हम वहां से भागेंगे। तो भैया युयुत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है कि एक संवेग है? ये दोनों तो होंगे नहीं, कल्पना और चिंतन। युयुत्सा को दोस्तों आप लोग किस लिस्ट में लेते हो? जल्दी से बता दो। तो सर ये एक मूल प्रवृत्ति है। और युयुत्सा का संवेग क्या है? क्रोध। ठीक है, कि क्रोध की भावना, युद्ध की भावना, युद्ध में जिसमें मजा आने लग जाए। दसवां नंबर में क्या है भाई? एक बार चेक कर लेते हैं। 10वां कहां से गलत हो जाएगा? अच्छा होल्ड होल्ड होल्ड, सृजनशीलता नहीं बोला है, सृजन शास्त्र बोला है। ओ बढ़िया, अच्छा बोले आप। कहाँ गया यार? अरे इसमें ये गलत कीजिए। मार्कर कहाँ भाग गया इसका? हाँ जी, थोड़ा सा करेक्शन चाहूंगा। इसका आंसर डी लीजिए, गॉल्टन। ये गलत करिए, ये गलत करिए। ठीक ठीक ठीक, सृजन शास्त्र बोला है तो वो फ्रांसिस गॉल्टन होंगे। हालांकि वो एक बायोलॉजिस्ट भी थे। इसका जवाब थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, बायोलॉजिस्ट भी थे जिन्होंने, गॉल्टन ने कौन से सिद्धांत दिया था? जल्दी से बता दो। अनुवांशिकी के सिद्धांत में आप लोग गॉल्टन का सिद्धांत, मेंडलीव बोल रहा हूँ, जॉन ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत, ठीक है, ये सारे सिद्धांत आप लोग 5 प्रमुख वैज्ञानिकों का नाम पढ़ते थे। हाँ हाँ, गॉल्टन आएगा, गॉल्टन आएगा। कुसुम जी, सृजन शास्त्र बोला है तो फ्रांसिस गॉल्टन लेना। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं सर? आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व, या सामाजिक परिवेश जन्य तत्व? तो सर सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। हर समाज की अपनी कुछ खासियत है, कुछ खामियां हैं। हमारे समाज की खासियत यह है कि हमको शुरू से ही ये बात सिखाया जाता है कि भैया पहले खुद कामयाब हो जाओ।
उस चक्कर में इंसान केवल खुद का ही सोचना शुरू कर देता है। समाज, परिवार, देश, राज्य, ये कभी उसकी स्मृति में रहती भी नहीं है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है। पर आप इजराइल में जाओगे तो वहां ऐसा नहीं है। इजराइल में कोई खेत नहीं है, कोई जमीन नहीं है कि कोई नेताजी हड़प लिए। खेती होगी सामूहिक होगी, स्कूल होगा गवर्नमेंट का होगा, हॉस्पिटल होगा गवर्नमेंट का होगा। वहां प्राइवेटाइजेशन की कोई सिस्टम है ही नहीं। टोटल जो है सबका है। सरकार की संपत्ति मतलब हमारी संपत्ति सबकी है। तो वहां भ्रष्टाचार बड़ा कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो दिक्कत होता ना, नेता बन गया है तो भैया हाईवे के बगल की पूरी 500 एकड़ जमीन अपनी हो जानी चाहिए। अपना 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 में ना दिक्कत देश में बढ़ते चले गया। ठीक है, सृजनशीलता, क्रो एंड क्रो, सृजन शास्त्र, फ्रांसिस गॉल्टन। ठीक है, शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? मानसिक विकास से विभिन्नता का नियम, कल्पना और संवेदनात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। शारीरिक विकास का नियम पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा सर? कौन सा शारीरिक विकास के नियम में लिया जाएगा? कल्पना और सामाजिक संवेदनात्मक विकास से संबंध का नियम। भाई अगर मानसिक विकास से विभिन्नता का नियम अगर कट रहा है तो ये भी कटेगा। ठीक है, सब में मानसिक विकास अलग अलग होता है, शारीरिक विकास अलग है, मानसिक विकास अलग है। इसका जो शारीरिक विकास से संबंध होगा वो द्रुतगामी होगा। आप सबको पता है कि भैया बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, उस समय लगभग उसके शरीर की 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं। ये 1 या 2 साल में आपस में जुड़ जुड़ा के कितनी हो जाती हैं? केवल 206। एक भी दांत नहीं होते हैं। पर 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र तक में आप देखते हो 20-20 दांत आ जाते हैं, जिन्हें दूध का दांत बोलते हैं। मस्तिष्क का विकास 90% तक, 85% तक 5 साल से छोटी आयु में हो जाता है। तो ये क्या है सर? शारीरिक विकास का द्रुतगामी नियम है। ठीक है, द्रुतगामी नियम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत तो रहता है, निरंतर विकास का सिद्धांत रहता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी रहता है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पावलोव ने दिया था और वो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, देख लेना पावलोव था कि स्किनर था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। सारी मूल प्रवृत्तियां और उनके संवेग आपको एकदम कंठस्थ रहने चाहिए, क्योंकि अभी पूछ दिया था ना क्वेश्चन, ये युत्सा क्या है या इसकी इमोशन का क्या नाम है, ऐसा पूछ देगा। देखो पूछ ही दिया है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? कौन सा संज्ञान या संवेग नहीं है? क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना या डर? तो भाई एक बात समझिए, स्थान छोड़ना मूल प्रवृत्ति है और उसका संवेग, इमोशन या संज्ञान क्या होता है? तो वह है भय, डर, है ना। भूख संवेग है। अब भूख लगेगी, यही ऐसे अंतर करो, जो पहले आएगा वो इमोशन, बाद में क्या आता है उसका हम एक्शन करेंगे, तो वो उसका क्या हो गया? मूल प्रवृत्ति। जैसे मुझे भूख लगी है तो मैं भोजन की तलाश करूंगा, तो भोजन अन्वेषण क्या हो गया? मूल प्रवृत्ति। ये पहले आया, भाई भूख ही नहीं लगेगी तो कभी भोजन की तलाश में निकलेंगे क्या? वही बोलते हैं ना, घर में वो बेटे कामयाब नहीं होते हैं जिनका पेट अक्सर भरा रहता है। जब थाली में निवाला ना हो और पेट खाली हो जाए ना, तब इंसान सफल हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो स्थान छोड़ना एक्शन था, वो मूल प्रवृत्ति में जाएगा, इमोशन में या संवेग में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूछा गया है कि बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? समाज, परिवार, विद्यालय? तो भाई लगभग देखा जाए बालक के विकास पे लगभग सबका प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता। ठीक है, टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से। शारीरिक विकास का संबंध बुद्धि से नहीं है, क्योंकि उसका संबंध मानसिक विकास से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? भैया ये वातावरण है, ये हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, वातावरण, जो व्यक्ति के जीन्स के प्रति बाकी सभी चीज को क्या करती है?
प्रभावित करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से खाली स्थान है। भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से खाली स्थान है। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या इसका जवाब होने वाला है। सर, भावनाएं और उनका जो फील है, टच है, अनुभूति, वो एक दूसरे से क्या है, आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है ना। किसी के प्रति आपकी संवेदना भी तब आती है जब आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखते हो। भाई कोई अपना रहता है तो अपने घर पे बात आती है ना, तब समझ में आता है, अदरवाइज बाहर किसी का एक्सीडेंट भी हो गया, फोटो खींच के लोग चले जा रहे हैं आजकल तो। अगला प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। चलिए किसका स्टेटमेंट है, पढ़ाया गया है, जल्दी से जवाब दीजिए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये स्टेटमेंट किसका है जी? पंकज देवांगन जी, आपने ओल्ड बैच लिया रहा होगा बहुत पहले। तो बहुत पहले जब बैच था ना, तब सिलेबस ना विषयवार नहीं था। अब क्या हो गया है कि भैया आप संस्कृत अलग है, सोशल साइंस अलग है, मैथ्स अलग है। अब आप बोलेंगे आपके पुराने बैच में हम अपलोड कराएं तो फिर उसमें तो संस्कृत वाला बच्चा भी होगा, वो बोलेगा संस्कृत भी अपलोड कराओ। फिर उसमें हिंदी वाला भी बच्चा होगा, वो बोलेगा नहीं हमको हिंदी साहित्य भी उसमें डलवाओ। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए अभी जितने भी ओल्ड स्टूडेंट थे जो पुराने में थे, हमने जब से विषयवार बनाया, हम 5,000 बार बोल चुके हैं कि आप लोग के लिए एक स्पेशल वो रहता है, आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करिएगा, आप नए बैच में इनरोल हो जाइए जो विषयवार भर्ती के अकॉर्डिंग चल रही है। क्योंकि आप खुद मेरी जगह रह के देखो कि उस कॉम्बो बैच में मैथ्स वाले भी होंगे, इंग्लिश वाले भी होंगे, संस्कृत वाले भी होंगे, और वो पूरे के पूरे बच्चे बोलेंगे नहीं पूरा पूरा दो। अब मैं हिंदी डाल दिया या संस्कृत डाल दिया, आप भड़क जाओगे, हमारा में संस्कृत क्यों डाले हो। ठीक है, तो ये बात समझिए, विषयवार भर्तियां हैं। कई बार बोल चुका हूं कि आप अपने अपने बैच में एनरोल हो जाइए। ठीक है, चलिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। भैया विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, इसको मैंने सिखाया था कि आपके जीवन के ताले खुल गए। ठीक है, तो भैया ताले खुल गए मतलब लॉक, ताले को क्या करना है, हर लॉक, सारे ताले खुल गए विकास के। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? प्रत्येक बच्चा, जो भी पुराने स्टूडेंट होंगे ना, जो ओल्ड बैचेस में भी जुड़े होंगे, भाई अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक अब एग्जाम हो रहा है, उसमें इनरोल हो जाइए। ठीक है, अब ये मैं कितने महीने से बोले जा रहा हूँ, सुनते ही नहीं हो। चलिए, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये क्या है? तो सर ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई एक्टिविटी में अच्छा है, कोई एजुकेशन में अच्छा है ना, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता में आएगा। बाइगॉत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं कैसे? तो भैया लेव बाइगॉत्स्की क्या है, सामाजिक प्रवर्तक है, समाजीय विकास के प्रवर्तक है। तो बालक कैसे सीखते हैं? तो सर अनुकरण से। अनुकरण अल्बर्ट बंडूरा बोला है, बाइगॉत्स्की नहीं बोले। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर प्रक्रिया करके, भाई ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे आपस में अपने से बड़ों से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है? ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है, तो ब्रूनर ने इनएक्टिव फॉर्म, है ना, और इमेज फॉर्म, साथ में आपका सिंबॉलिक फॉर्म, 3 फॉर्म दिए थे। एक्रेलिक स्टेट ब्रूनर के द्वारा नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, पूछा क्या गया है, बाइगॉस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। ये क्या है सर? यह है सर समीपस्थ विकास। नहीं 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 नहीं, आपसे पूछा गया है
कि भैया वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति के सहायता से पूरा कर सकता है, जैसे हमारे यहाँ गोल्डन बॉय के नाम से आप सब लोगों को पता है नीरज चोपड़ा जी हैं। भाई ठीक है, भाला फेंकते हैं और गोल्ड मेडल भी जीता, पर ट्रेनिंग के लिए उनको कोई ना कोई कोच चाहिए ना। उनका कोच जो है वही खुद ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो हम जब भी चीजों की ट्रेनिंग करते हैं, कोई ना कोई हमको एक ऐसा चाहिए जो हमारे समय को बचाए। ये जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, ये वास्तव में अंतर होता है। खुद से किए जाने वाले कार्य, तो मान लो मैं इस रेंज तक पहुंचा, और किसी टीचर या किसी कोच के मार्गदर्शन में किया गया कार्य तो यहाँ पहुंचा। इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है ना, ये है सर आप लोग का ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, खुद से मान लीजिए नीरज चोपड़ा 85 मीटर भाला फेंक पाते होंगे, पर कोच के ट्रेनिंग के बाद वो 88-89 मीटर भाला फेंक पा रहे हैं। तो ये जो 4 मीटर का डिफरेंस आया, ये ZPD है। बट सवाल आप लोग को ZPD पे नहीं था, सवाल था वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा मतलब ये यहाँ पहुंच गए, पहले आप यही थी अब यहाँ पहुंच गए, वो क्या कहलाती है? क्या वो संभावित विकास का स्तर कहलाती है, या वास्तविक विकास का स्तर कहलाती है, या समीपस्थ विकास का स्तर कहलाती है? किस नाम से जानी जाती है? चलिए बता दीजिए। तो सर बच्चे में संभावना बहुत थी, बोलते हैं ना बच्चे में संभावना बहुत थी, बट उससे वैसे गाइडेंस नहीं मिला, तो ये उसकी संभावित विकास की अवस्था है। वास्तविक विकास की अवस्था मतलब बच्चा जो आज कर पा रहा है। अब आज नीरज चोपड़ा 80 मीटर भाला फेंक ले रहे हैं, बट किसी कोच के ट्रेनिंग के बाद वो 90 मीटर भाला फेंक रहे हैं, तो वो उनकी क्या संभावना है जो ट्रेनिंग के बाद निखर कर आती है। तो इसमें जवाब ए लिया जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम रहता है ना यार, ऑफिस में मैसेज कर दिया करो, कॉल भी मत लगाया करो, मैसेज कर दिया करो, वो लोग मैसेज में रिप्लाई कर देंगे व्हाट्सएप में। ठीक है, अब टेलीग्राम का पूछ रहे हो भाई, टीचर पढ़ा रहा है क्या पूछते रहते हो यार, एकदम लगता है प्राइमरी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। भाई दृष्टि से के हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना ये तभी होता है जब हम बहुत छोटी उम्र में रहते हैं, और बहुत छोटी उम्र में क्या रहता है सर? आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। उस उम्र में बच्चे को आपने कितना ही खिलाया है, 10 साल बाद आप मिलोगे तो उस बच्चे को कुछ भी नहीं याद रहेगा। बट आज के डेट में हम किसी से एक मुलाकात किए हैं, ठीक है, मान लो किसी सुंदर सी सुशील सी कन्या से मेरा मुलाकात हुआ, किसी रेस्टोरेंट में हमने साथ में कॉफी पी ली, अब 5 साल बाद हम मिल रहे हैं, बट वही मेमोरी याद रह जाएगी। दृष्टि से हटने के बाद भी मस्तिष्क में स्थान रहेगा कि हाँ हाँ नहीं नहीं आप तो वही मित्र हैं जो 2-4 साल पहले मिले थे, हाँ हाँ हम लोग। ठीक है, तो ये चीजें याद रह जाती हैं। तो अभी क्या है, हमारा बोध जो क्षमता है बढ़ चुका है, छोटी अवस्था में नहीं रहता है। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलू की अपेक्षा करता है या उपेक्षा करता है, तो पियाजे ने क्या कहा था? तो सर इसे पियाजे ने सेंट्रलाइजेशन कहता है, केंद्रीकरण का भाव कहा था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज के एमसीक्यू सीरीज में यहीं तक रखते हैं, कल और इसके आगे की चीजें कंप्लीट कराएंगे, मिलते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और वो चाय कॉफी से तुम लोग को भी याद आ गया? हाँ सर मेरे को भी याद है वो। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो।